स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। नगरोटा में ढेर किए गए आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत पहले ही भारत पाकिस्तान के उच्चायुक्त के सामने पेश कर चुका है, लेकिन आज फिर एक बार कश्मीर में आतंक के पाकिस्तान कनेक्शन का एक बड़ा सबूत मिला है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा ऑपरेशन में जम्मू के सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिली है और यही वो सुरंग है जिसके जरिए आतंकी सीमा पार से आए थे। इस सुरंग का दूसरा सिरा पाकिस्तान सीमा में है और सुरंग बनाने में पाकिस्तान आर्मी ने ही सीधी मदद आतंकियों की। इस सुरंग को बनाने के लिए रेत की बोरियों का भी इस्तेमाल किया गया और इन बोरियों पर साफ साफ पाकिस्तान के कराची शहर की छाप नजर आ रही है। ये एंट्री इसकी पाकिस्तान के अंदर खुलती है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश का एक और सबूत। इसी सुरंग से आए थे इमरान के आतंकी। पाकिस्तानी आतंक के 4 मोहरे 19 नवंबर को नगरोटा में ढेर कर दिए। इन आतंकियों की प्लानिंग थी कश्मीर में बड़ा हमला बोलना, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें मार गिराया। इसके बाद सवाल ये कि आतंकी आखिर सीमा पार से देश में कैसे घुसे। इसका जवाब तलाशने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है पूरा, आप देख सकते हैं, जहां पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जहां पर जो है वो तैनात किए गए हैं। खबर मिली है कि इस इलाके में एक टनल मिली है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में दिखाई दिया आतंकियों के भारत में घुसने का गुप्त रास्ता। 5 स्टेप है तो और नीचे जा थोड़ा। ये टनल करीब 150 मीटर यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, यहाँ से लेके पाकिस्तान टेरिटरी तक, और फेंस से करीब 70 मीटर इनसाइड है। और ये बिल्कुल नई टनल है, फ्रेश टनल है। इसमें आप सैंडबैग्स देखेंगे तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग्स के निशान हैं, कराची के निशान हैं, जिससे ये दर्शाता है कि ये पूरा पाकिस्तान की तरफ से बन के आ रही है। इसी सुरंग से पाकिस्तान के आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। 19 तारीख को नगरोटा बन टोल प्लाजा के ऊपर जो आतंकी पाकिस्तान से घुस के आए थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 4 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए थे। पुलिस ने इनपुट्स के मुताबिक एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन उस दिन वहां पर किया था, मगर उसके बाद सवाल ये था कि जो जैश ए मोहम्मद का ये ग्रुप क्रॉस करके आया, उसकी क्रॉसिंग कहाँ से हुई, कैसे पाकिस्तान की तरफ से हमारी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ हुई। इस सुरंग में इस्तेमाल किए गए रेत के बोरे, इन रेत के बोरों पर साफ लिखा है कराची पाकिस्तान, यानी ये बोरे पाकिस्तान में सीमेंट के लिए बनाए गए और इनका इस्तेमाल रेत भरकर सुरंग बनाने में किया गया। 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में, और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो बन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं, जहां पे एनकाउंटर हुआ है। नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को भारत ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि उसकी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जा रहा है, लेकिन मक्कार पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। आतंकियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन से ऐसे मैसेज भी मिले जो ये साबित करते हैं कि वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से बात कर रहे थे। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए बीएसएफ को आतंकियों के इस रास्ते की जानकारी मिली। इस टनल की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, इनके रास्ते को पहले आइडेंटिफाई करके। वो जो रास्ता आइडेंटिफाई हुआ, उनके पास जो टेक्निकल गैजेट्स बरामद हुई थी, उनकी एनालिसिस के बाद ये रास्ता आइडेंटिफाई हुआ। और रास्ते को जब पाकिस्तान साइड वाले जो टेक्निकल एविडेंस से जोड़ा गया तो उसकी सीध लाइन में ये टनल आती है। बीएसएफ के मुताबिक ये पुरानी सुरंग नहीं है, बल्कि नगरोटा में मारे गए आतंकियों की घुसपैठ के लिए इसे ताज़ा तैयार किया गया है। बीएसएफ को इस बात की भी आशंका है कि लोकल गाइड के जरिए आतंकियों ने घुसपैठ की है। इसका मुंह जो है अपनी साइड में ये बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था,
सैंड बैग्स ऊपर लगा के रखे हुए थे। जो टेररिस्ट हैं वो एग्जिट करने के बाद में निकल के गए हैं। इसका मतलब है कि कोई पार्टी उनके साथ में आई थी, उन्होंने टेररिस्ट का ग्रुप क्रॉस करवाया और उसको बराबर इस तरफ से बंद करके फिर वापस चले गए। मक्कार पाकिस्तान बार बार आतंक की साजिश रचता है और सबूत मिलने के बाद भी मुकर जाता है। नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को इस बात के सबूत दिए जा चुके हैं कि आतंकी उसकी धरती से आए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान ने नकार दिया। अब ये जिंदा सबूत सुरंग है जो साबित करती है कि उसकी आर्मी के इशारे पर ही सुरंग तैयार की गई और आतंकियों ने इसके जरिए घुसपैठ की। दरअसल जनरल जिया ने पाकिस्तान पर हुकूमत करते हुए आतंकियों की एक ऐसी जमात खड़ी की जो आज खुद पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का सबब बन चुकी है। मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट, ये वो तीन किरदार हैं जो आज की तारीख में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं और आज पाकिस्तान इन्हीं तीन किरदारों को अपना हथियार बनाकर इनका इस्तेमाल पूरी दुनिया के खिलाफ कर रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आतंकी नई कई ऐसी नर्सरी धड़ल्ले से चल रही है और इनमें से एक दारुल उलूम हक्कानी तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बन चुकी है। पाकिस्तान में पनप रही आतंक की नर्सरियां। दारुल उलूम हक्कानिया बना यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। आतंकी सरगनाओं को पाकिस्तानी सरकार का समर्थन। जिहाद फैक्ट्री के सुल्तान इमरान। पाकिस्तान की सरजमी पर धड़ल्ले से आतंकी नर्सरियां पनप रही हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों और सरगनाओं का सरपरस्त मुल्क है। पाकिस्तान में चल रही जिहाद फैक्ट्रियों से सारी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के रक्त चरित्र का एक बार फिर जॉर्डन की न्यूज एजेंसी अल बवाबा ने पर्दाफाश किया है। अल बवाबा के मुताबिक पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन आतंकी फैक्ट्रियों के मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। अल बवाबा ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अकोरा खटक में यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद चल रही है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद दारुल उलूम हक्कानिया के नाम से मशहूर है। काफ़ी समय से यहाँ पे जिहादी लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है इन मदरसों में, फिर उसके बाद उनको जिहाद में भेजा की तरफ रुजू किया जाता है उनका। ये सिलसिला अफगान वार की वक्त से चल रहा है, जब रशियन ऑक्यूपेशन था उसके वक्त से। हक्कानिया नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान की देवबंद तहरीक से जुड़ा हुआ है और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी आइडियोलॉजी में उनका विश्वास है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में चलने वाली दारुल उलूम हक्कानिया पूरी दुनिया में आतंकवाद की यूनिवर्सिटी के तौर पे विख्यात है। यह पेशावर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को धार्मिक कट्टरपंथ और आतंक की तालीम दी जाती है। खास बात यह है कि इस मदरसे को पाकिस्तान सरकार का समर्थन भी हासिल है और खास बात यह भी है कि नए पाकिस्तान का दावा करने वाले इमरान खान अब तक इसे बंद नहीं करवा सके। अल बवाबा की रिपोर्ट में ये हकीकत दर्ज है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से चलने वाली जिहाद यूनिवर्सिटी यानी दारुल उलूम हक्कानिया का पाकिस्तान की हर राजनीतिक पार्टी से गहरा रिश्ता है। इसके अलावा दुनिया के आतंकी संगठनों के कई बड़े सरगना और टॉप कमांडर के साथ साथ कई आत्मघाती हमलावर भी इस मदरसे से जुड़े रहे हैं।
इसमें वो तालिबानी आत्मघाती हमलावर भी शामिल है जिसने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। आज की तारीख में दारुल उलूम हक्कानिया में 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें कई पाकिस्तानी और अफगान शरणार्थी भी हैं। नवंबर 2020 की शुरुआत में हक्कानिया मदरसे के नेताओं ने तालिबानी उग्रवादियों का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिस पर अफगानिस्तान सरकार ने कड़ा एतराज भी जताया था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान में पनपने वाले कट्टरपंथ संगठन ही जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को बरगला रहे हैं और उन्हें आतंक की दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर पाकिस्तान को कई बार फटकार लगा चुके हैं। पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 2018 के बाद से अब तक FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया है। इस बार भी पाक को FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पहली अफगानिस्तान यात्रा पर गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर अच्छी खासी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद इमरान खान को अच्छा खासा विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। दरअसल इमरान खान ऐसे वक्त पर अफगानिस्तान के दौरे पर गए जब अफगान सरकार और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता के बावजूद वहां हिंसा जारी है। ऐसे में इमरान के अफगानिस्तान पहुंचने पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अफगानिस्तान के लोगों के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए वहां मौजूद आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है। वैसे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान के तालिबानी आतंकियों को खुला समर्थन देने की वजह से उन्हें इमरान तालिबान खान भी कहा जाता है। हाल ही में यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में चल रही तालिबानी हिंसा को खत्म करने के बजाय उसे और भड़काने का काम कर रहा है। सेना का एक तरफ तो इमरान खान की सरकार से घनिष्ठ संबंध है और वो सेना की मदद से सत्ता भी उनको मिली है, और दूसरी तरफ ये है कि वो आतंकवादी जो संगठन है या एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो हैं जिनका सेना से बहुत संबंध है। तो ये तीन त्रिकोण बना हुआ है जो तीनों एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंक के मदरसों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी परेशान है। मार्च 2019 में ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की एक सीक्रेट रिपोर्ट में इस हकीकत का जिक्र किया गया था कि ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक अपने बच्चों को पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जहां उन्हें जिहाद की तालीम दी जाती है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर 3 मदरसों का नाम लिया था। पहला, खैबर पख्तूनख्वा का दारुल उलूम हक्कानिया। दूसरा, कराची का जामिया बिनोरिया। तीसरा, POK का जमायतुल उलूम उल इस्लामिया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी इस हकीकत पर अपनी मोहर लगाई थी कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बन चुका है। दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे से हक्कानी नेटवर्क का सरगना जलालुद्दीन हक्कानी, अफगानिस्तान तालिबान का सरगना मुल्ला उमर और AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सरगना आसिम उमर अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। जमायतुल उलूम उल इस्लामिया मदरसे से जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का सरगना कारी सैफुल्लाह अख्तर और हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना फजल उर रहमान खलील जैसे आतंकी पढ़ाई कर चुके हैं। इस मदरसे को मौलाना समीउल हक ने बनाया था। समीउल हक को फादर ऑफ तालिबान भी कहते हैं और ये वही है जिसके कई शागिर्द अभी दुनिया के बड़े आतंकवादी संगठनों के सरगना बनकर बैठे हैं। 2018 में रावलपिंडी में अज्ञात हमलावरों ने समीउल हक की हत्या कर दी थी और अभी इस मदरसे को उसका बेटा चलाता है।
आज की तारीख में आलम यह है कि अब तो दुनिया कहने लगी है कि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उनके सुल्तान बने इतराते घूम रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जनरल जियाउल हक ने ही पाकिस्तान में कट्टरवाद की जमीन तैयार की थी। उनके 10 साल के राज के दौरान पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सरजमीं पर आतंकी तंजीमों और इदारों को पनपते हुए देखा। इसके बाद पाकिस्तान में आतंक के खूनी कारोबार का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर कायम है। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन सरीखे आतंक के आकाओं की ही मदद नहीं की, बल्कि हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, अल बद्र जैसे आतंकी इदारों को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि उनके आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसा भी मुहैया करवाया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों की फौज खड़ी की तो अल-कायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को सालों तक अपने यहां छिपा कर रखा था। जनरल जियाउल हक ने आतंक की जो बुनियाद पाकिस्तान में रखी थी, आज की तारीख में वो इमारत इतनी बुलंद हो चुकी है कि पाकिस्तान की आतंकी तंजीमों के सरगना पाकिस्तान को अपनी जागीर और पाकिस्तान की आवाम को अपनी मिल्कियत समझते हैं। आलम यह है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी सरगना उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुके हैं और पाकिस्तान खुद अपनी ही बुनी साजिश में कुछ इस कदर फंस चुका है कि वो भी खुद इन आतंकी सरगनाओं की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान भी इस हकीकत को बखूबी समझते हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी तंजीमों के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो उनके खिलाफ पाकिस्तान में बगावत हो जाएगी। लिहाजा इन आतंकी इदारों के सरगनाओं के मुद्दे पर उनकी जुबान पर अक्सर ताला ही लगा रहता है। कोरोना वायरस जिस तेजी के साथ इस वक्त अपने पांव पसार रहा है, उसने राज्य समेत केंद्र सरकार को भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। देश में कोरोना का ग्राफ 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है और यह एक बड़ा कारण है कि केंद्र के दखल के बाद अब प्रभावित राज्य कोरोना पर अपनी गाइडलाइंस को और ज्यादा सख्त कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बेकाबू कोरोना पर केंद्र का एक्शन। तीसरी लहर पर शिकंजे की कोशिश। कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी अपील। कोरोना का 1 करोड़ वाला काउंटडाउन। कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही के जो संकेत दिए हैं, उससे बचाव को ही एकमात्र जरिया माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली वायरस के शिकंजे में ऐसी कस चुकी है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दम भी
घुटने लगा है। कोरोना काल की इस बेहद मुश्किल घड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया। कोरोना के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपकी छोटी सी गलती कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की तीसरी लहर देश के उन हिस्सों को भी शिकंजे में ले रही है जहां कोरोना के मरीज ना के बराबर थे। सबसे बुरा हाल तो राजधानी दिल्ली का ही है। यहां रविवार को भी कोरोना के दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में 5,879 नए केस, 24 घंटे में कुल 111 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 8,270 की मौत। ये एक दिन के आंकड़े थे। अब जरा बीते 7 दिन के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच कोरोना के सुनामी ने दिल्ली के सिस्टम को तहस नहस कर डाला है। 15 नवंबर 3,235 केस, 95 लोगों की मौत। 16 नवंबर 3,797 केस, 99 की मौत। 17 नवंबर 6,396 केस, 99 की मौत। 18 नवंबर 7,486 केस, 131 की मौत। 19 नवंबर 7,546 केस, 98 की मौत। 20 नवंबर 6,608 केस, 118 की मौत। 21 नवंबर 5,879 केस, 111 की मौत। पिछले 3-4 दिन में 400 से ऊपर आईसीयू बढ़ाए गए और अगले 2-3 दिन में आप देखना काफी नंबर और बढ़ेगा। आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया है प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर प्रचंड रफ्तार के साथ बह रही है। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब रोजाना औसतन 100 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। और यही वजह है कि जब सरकार के पास कोरोना को काबू करने का कोई उपाय नहीं दिखा तो चालान को 4 गुना बढ़ा दिया गया। यानी दिल्ली में एक तरफ लोग कोरोना के कहर का सामना कर रहे हैं तो अब लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ रहा है। पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो कोई भी कोरोना के कायदे कानूनों को तोड़ता दिखाई दे रहा है उस पर फौरन एक्शन लिया जा रहा है। चेकिंग के दौरान मोरी गेट से लखनऊ के लिए निकली एक ऐसी ही बस पर जांच टीम की नजर पड़ी। जांच में पता चला कि जिस बस को कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से रोका गया है उसका पहले भी 3 बार चालान किया जा चुका है। जो बाहर से बसेस आती हैं उसमें ये यात्रियों को लेकर जरूर आते हैं। कल भी हमने एक ऐसी केस स्टडी देखी कि यहाँ जो यात्री थे वो शिकायत कर रहे थे। क्या हुआ? रोज चालान कराते हैं अपना। ये देखिए 18 तारीख का भी इनका एक चालान हुआ है। अच्छा। और उसके बाद ये 15 तारीख का भी एक चालान हुआ है। अच्छा। और ये 8 तारीख का भी हुआ है। देखिए ये 3 चालान है इस ड्राइवर के पास और ये इनके लिए बहुत सामान्य बात हो गई है। आप ये बताइए कि 3 चालान अभी हमने अपने कैमरे पर दिखाए, आप लगातार चालान आपको लगता है 500 रुपए दे दो और चले जाओ, ये तो कितने आप लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? नहीं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ना, मास्क लगा रखे हैं। चेकिंग के दौरान टीम ने गीता कॉलोनी के पास एक बस का भी चालान किया। बस वाले की गलती इतनी थी कि उसने मास्क
तय मानकों के हिसाब से नहीं पहना था। शादी की बस है, इसमें संभवतः एक बारात जा रही है। यहाँ क्या हुआ इस बस में, क्या किस चीज का चालान कर रहे हैं आप? सर ड्राइवर का जो था मास्क के नीचे था, तो इसलिए हमें चालान करना पड़ा। सवारी पूरी ओके थी, बारात है ये सवारी सबने मास्क पहना हुआ है? हाँ जी हाँ, सबने पहना है। ड्राइवर का चालान किया है? जी हाँ, ड्राइवर का चालान किया है, लेकिन वो भी देने से मना कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? शायद उसका पेमेंट नहीं होगी, तो हमें फिर 188 का बनाना पड़ेगा मुकदमा। देखिए ये यहाँ पर ये बस है, खासतौर से यहाँ पर बसों को भी चेक किया जा रहा है। ये बारात की बस है, जिसके ड्राइवर का मास्क नीचे था, मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं पहना था, उनका चालान किया गया है। इसके अलावा जो डीलक्स बसेज यहाँ से निकल रही हैं, जिसमें पैसेंजर्स होते हैं, सीटों से ज्यादा की संख्या में पैसेंजर्स होते हैं, उनका भी चालान किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की वजह से जो हालात बने हुए हैं, उसमें जरा सी भी रिस्क भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि प्रशासन थोड़ी सी भी चूक को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, फिर चाहे वो पैदल चलने वाले शख्स की गलती हो या फिर कार में बैठे किसी शख्स की। नियम सबके लिए एक बराबर है। देखिए यहाँ पर भी इनका चालान किया गया है। यहाँ आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था? सर बाय मिस्टेक थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो इस आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो आई अंडरस्टैंड, बट क्या नाम है, थोड़ा सा क्या नाम है, मास्क नीचे हो गया था, इस चक्कर में सर। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है ना, बीमारी। आई नो वेरी वेल, बट क्या नाम है, मैंने थोड़ा सा नीचे ही कर लिया था इस चक्कर। आपका 2000 का चालान होगा? यस सर। अच्छा, इन्होंने मास्क नहीं पहना था? जी, इन्होंने मास्क नहीं पहना था। मैंने वहाँ से देखा है इनको मास्क नहीं किया था, मैंने पर्ची काट चुके हूँ बस। ये यहाँ पर लगातार इसी तरीके से चालान हो रहे हैं। 2000 की जो चालान राशि थी वो इसीलिए बढ़ाई गई थी कि लोगों में एक डर ही सही, पैसे का डर ही सही, ताकि लोग मास्क पहने। भले ही दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर चालान की रकम को चौगुना कर दिया गया है, बावजूद इसके लोग बेपरवाह बने हुए हैं। लेकिन जब जांच करने वाली टीम लोगों से चालान वसूलती है तो तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। यही वजह है कि यह टीम भी सबूत के साथ लोगों का चालान काट रही है। यहाँ पर आप तस्वीर में देखेंगे एक गाड़ी को इसी तरह से रोका गया है। सर यहाँ पर इनका चालान किया है क्या आपने? वो अभी सर कर रहे हैं, प्रोसेस में चल रहा है अभी। अच्छा, क्या मास्क नहीं था या सोशल? इनका किसी के पास मास्क नहीं पहन रखा था, इन तीनों ने। अच्छा, क्यों आंटी जी ये बताइए कि इतना कोरोना चल रहा है, मास्क क्यों नहीं पहन के चल रहे हैं? सब पे भैया, मास्क सब पे। कहाँ है? सब पे। ये इन्होंने तो फोटो क्लिक कर लिया। नहीं। अच्छा, क्यों? देखिए ये कह रहे हैं कि ये देखिए, ये इनके पास फोटो होता है, अमूमन जो ये टीम होती है ये फोटो क्लिक कर लेती है। आप देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर ये गाड़ियां रोककर चेक किया जा रहा है। केंद्र ने 4 राज्यों में अपनी टीमों को लगा दिया है। इन टीमों को हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर भेजा गया है। ये टीमें कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। ये टीमें कोरोना पर काबू पाने में मदद करेंगी। इन टीमों को कोरोना प्रभावित इलाकों में जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सही वक्त पर इलाज पहुंचाना भी इस टीम का मकसद है। कोरोना की तीसरी लहर राजस्थान में भी देखी जा रही है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने भी शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोहों के लिए दिशा निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी समारोह की मंजूरी लेने के लिए जिले के डीएम को पूरे इंतजामों का प्लान दिखाना जरूरी होगा। समारोह में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर संतुष्ट होने के बाद ही डीएम उसके लिए मंजूरी देंगे। नए नियमों के तहत समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। इसके अलावा समारोह में शामिल लोगों को मास्क लगाना होगा और कार्यक्रम वाली जगह पर स्क्रीनिंग के भी इंतजाम करने होंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में भी कोरोना को लेकर कुछ बेहद अहम कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र में जहां 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद किए जा चुके हैं, वहीं गुजरात के कई शहरों में रात्रि कर्फ्यू के जरिए कोरोना को काबू करने की कोशिश की जा रही है।